हेलो स्टूडेंट्स, नेहा मैम दिस साइड। और आज हमारे सीबीएसई 12 सोशियोलॉजी चैप्टर का चैप्टर 2 का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी का फोर्थ एंड फाइनल क्लास है। यहाँ पे हम लोग सब कुछ सारे पॉइंट सारे चैप्टर को पूरा फुल कंप्लीट करेंगे। एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। दैट विल बी द लास्ट वीडियो। तो 5 कॉम्पैक्ट वीडियो में आपका फुल चैप्टर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बोलो, पैराग्राफ स्ट्रक्चर बोलो, क्वेश्चन आंसर्स बोलो, सब कुछ हमारे 5 वीडियो में पावर पैक तरीके से कंप्लीट किया गया है। ठीक है। सो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो टॉपिक है हमारा, मैं ये पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ। दिस इज एनसीईआरटी पीडीएफ विच वी हैव ऑफ द चैप्टर। वी वर डूइंग दिस टॉपिक एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एंड ये कुछ मैप्स के थ्रू, कुछ चार्ट्स के थ्रू या कुछ ग्राफ्स के थ्रू हम लोगों ने इसे समझा था। सो लेट अस जस्ट ब्रीफ दिस पार्ट। ठीक है, कि 1961 में ये आपका पॉपुलेशन का ग्राफ था, एज ग्रुप का पिरामिड था कि कौन से एज ग्रुप के लोग कितने नंबर्स या रेशियो में है, लाइक यंग, मिडिल एज एंड देन ओल्ड एज। उसके बाद 1981 में क्या था एंड कैसी एज पिरामिड्स इंपैक्ट करता है ओवरऑल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को, वो यहाँ पे हम लोग पूरा एक बार स्टडी करेंगे। और इंडिया इन 2026 का एक अजम्पशन करके यहाँ एक पिरामिड बनाया गया है, वो भी यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो सो रिविजन पार्ट में आते हैं। जो एज स्ट्रक्चर है इंडियन पॉपुलेशन का, उसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। क्या मतलब है एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का? कि यहाँ पे पॉपुलेशन को डिवाइड किए हो अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, पूरे पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर रखा है अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। मतलब यहाँ पे डिवीजन बता दिया आपने कि ये बच्चों का ग्रुप है, ये मिडिल एज का ग्रुप है, ये ओल्ड एज का ग्रुप है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री में भी। हर अगर सपोज कर लो ना, बच्चे बहुत होंगे तो कमाने वाले कम है, फिर अगर बूढ़े बहुत है तो भी कमाने वाले कम है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। और अगर बच्चे आज ज्यादा है तो कल कुछ सालों बाद वो इफेक्ट करेगा, बिकॉज फिर मिडिल एज ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज आज बच्चे ज्यादा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है एज पिरामिड में, तो वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टडी। तो यहाँ पे 3 ब्रॉड एज ग्रुप में डिवाइड किया। पहला जो ग्राफ हमने देखा था वो 0 से 14 ईयर्स का था। दूसरा वाला वर्किंग एज 15 से 60 साल की उम्र का है, और उसके बाद 60 ईयर्स एंड अबव का है। ठीक है, सो ये चार्ट आपको कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से था हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप टिपिकली रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंसी पॉपुलेशन को। जो 14 साल के तक के बच्चे हैं, ऑफ कोर्स वो डिपेंडेंट हो गए अपने बड़ों पे, अपने एल्डर्स पे। ठीक है, एज चिल्ड्रन आर यूजुअली नॉट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, ऑफ कोर्स। सो उनको उन्हें रिसोर्स चाहिए, बल्कि वो डिपेंडेंट है एजुकेशन, हेल्थ केयर, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। अब आते हैं 15 से 59 पे, जो वर्किंग एज, जो एक्टिवली काम करते हैं, जिसपे बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत से लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो जो बल्क लेबर फोर्स है ना, वो इस ग्रुप से आता है हमारा। ये एज ग्रुप डिवाइड करता है इकोनॉमिक और ड्राइव करता है इकोनॉमी को, एंड सपोर्ट करता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन को। ये ग्रुप सपोर्ट करता है आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जैसे बच्चे हो गए, बड़े हो गए। ठीक है, अ लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन इज ऑफन टर्म्ड एज, जब भी वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा होगा उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या कहते हैं? जब वर्किंग क्लास ज्यादा हो, मतलब 15 से लेके 60 साल के, 59 ईयर्स तक के अगर एज ग्रुप ज्यादा हो, तो उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वर्किंग क्लास ज्यादा नंबर्स में है, तो ऑफकोर्स काम ज्यादा हो रहा होगा, काम ज्यादा होगा तो आउटपुट ज्यादा आएगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का स्टेज कहा जाता है। 60 ईयर्स अबव में हमने पढ़ा था कि ये लोग रिटायर करते हैं, यूजुअली एल्डरली होते हैं, तो ये लोग अपने पेंशन पे, सेविंग्स पे डिपेंड है, वर्किंग क्लास पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे बहुत चैलेंजेस होंगे हेल्थ के टर्म में, सोशल सिक्योरिटी में, नंबर ऑफ एल्डरली केयर में भी, नंबर ऑफ फैक्टर्स में। अब आते हैं चेंजिंग एज स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये टॉपिक हमने कवर किया था। यहाँ पे दिखाया डिक्लाइन इन बर्थ रेट। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की वजह से क्या हुआ था ना, एंड बहुत सारे अच्छे एक्सेस है, सब कुछ लोग अब लोग अवेयर हो रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का काफी सारा फैसिलिटी है। सो बर्थ रेट सब डिक्लाइन कर रहे हैं, इससे बच्चों का प्रपोर्शन कम हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? वर्क एज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं वर्किंग ईयर्स में, अपना प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है। ग्रोइंग एज क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, बिकॉज हेल्थ केयर अच्छा हो चुका है, तो ये वाला पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है हमारा। ये इसका अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ था। ठीक है, कि अब प्लानिंग की वजह से बच्चे लोग कम करे, एक बच्चे या 2 बच्चे कर रहे हैं। जो मिडिल एज ग्रुप है वो हेल्थ केयर इंप्रूव है, तो वो भी बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। और जो ग्रोइंग एज है वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स हेल्थ केयर अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है एज स्ट्रक्चर का, इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट होता है वो पढ़ते हैं। जब भी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें ऑफ कोर्स हेल्प करेगा, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग को। सो इफ वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर अनएम्प्लॉयड रहता है, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, इससे तब तब जाके हमें बहुत प्रॉब्लम होगा, तब इकोनॉमिक इश्यूज आएगा अगर ये ग्रुप अनएम्प्लॉयड रहता है तो। सोशल एंड हेल्थ केयर नीड्स में आते हैं। जब बड़े बुजुर्गों का नंबर बढ़ रहा होता है तो उससे एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट आती है। जो यूथ का पॉपुलेशन है, उन्हें एडिक्वेट एजुकेशन, परफेक्ट एजुकेशन चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, ताकि वो प्रिपेयर कर पाए फॉर द वर्क फोर्स। ठीक है,
डिपेंडेंसी रेशियो ये वो रेशियो है जहाँ पे डिपेंडेंट ग्रुप जैसे बच्चे एंड बूढ़े, जो एकदम यंग ग्रुप है एंड एजेड ग्रुप है, वो वर्किंग क्लास पे डिपेंडेंट है। जब भी डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है ना, इसका मतलब है कम लोग डिपेंडेंट है और वर्किंग इंडिविजुअल, जो कि अच्छा होता है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए। अगर आपके ऊपर लोग कम डिपेंडेंट है तो ऑफकोर्स आप काम अच्छे से कर पाओगे और अच्छी से आपकी ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, और जब भी हायर डिपेंडेंसी रेशियो होता है बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, इससे सोशल सर्विसेज पे काफी स्ट्रेन पड़ता है और हेल्थ केयर पे भी पड़ता है स्ट्रेन, ठीक है। सो डिपेंडेंसी रेशियो लो कब होगी, जब मिडिल ग्रुप में कम डिपेंडेंट लोग रहेंगे, मिडिल एज ग्रुप में, ठीक है। और ज्यादा कब होगी, जब मिडिल एज ग्रुप में ज्यादा डिपेंडेंट लोग रहेंगे, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस इन एज स्ट्रक्चर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्ट्रक्चर के वेरिएशंस हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ अलग अलग बर्थ रेट अलग अलग है वहाँ पे, डेथ रेट अलग है, माइग्रेशन के पैटर्न्स अलग है। लाइक सदर्न स्टेट लाइक केरला में लोअर बर्थ रेट है और एल्डरली पर्सन ज्यादा है, लेकिन बिहार जैसी जगह पे क्या है ना, बिहार में आपका यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, विद हायर बर्थ रेट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इंडिया में अगर देखो तो इट्स लाइक एक बैलेंस, एक जगह पे बहुत ज्यादा है कोई चीज तो एक जगह पे वही चीज बहुत कम है, ठीक है। सो ये हमने पूरा इसका एज स्ट्रक्चर वाला पार्ट पढ़ा था। अगर मैं आपको चार्ट से डिवीजन करूँ तो ये दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो ये यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन का पूरा यहाँ पे दिया गया कि 1971 में दिखाया था कि 1971 में 42% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 15 था, बट 2011 से 11 में ड्रॉप कर गया ये 29% तक। मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ 1971 का, आई थिंक चार्ट दिया होगा 71 या 61 के लगभग का, ठीक है। दिस इज द चार्ट, ये ग्राफ है बेसिकली, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है रफली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें डिक्लाइन किया गया, ठीक है। सो 71 में 42% था एंड 2011 में 29% हो चुका है। आप सोचो कितना डिक्लाइन किया है। देखो 2011 में 29 एंड आपका 71 में 42 था, कितना बड़ा डिक्लाइन है ये, कितना लंबा, कितना ज्यादा नंबर्स पे डिक्लाइन किया है। नेक्स्ट, वर्किंग एज क्या दिखा रहे हैं, वर्किंग एज 71 में 53% था और 2011 में 63 है, जो कि बढ़ा है बल्कि, और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में 64% हो जाएगा। जो ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, ग्राफ देखो आपको समझ में आएगा। आप अभी देख रहे हो नीचे वाला जो ग्राफ है वो कितना वाइड है और ऊपर वाला उतना ही नैरो जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप 2026 का देखो, अगर देखो तो नीचे वाला जो पार्ट है यंग एज की, जो वर्किंग एज वाला पार्ट है वो थोड़ा वाइड हो रहा है एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, बहुत कम नहीं हुआ है लेकिन बढ़ा है बल्कि इन फैक्ट्स पर, बहुत वाइड नहीं हुआ है। तो आप ये देखोगे कि इसमें उतना गैप नहीं रहा बीच वाले पार्ट में, ये एक्सपेक्टेड 2026 का हमारा अजम्पशन है, ठीक है। अब आते हैं एल्डरली, दो परसेंटेज काफी स्मॉल है, जो एल्डर शेयर ऑफ पीपल ओवर, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, ठीक है, उनका फिर भी एजिंग बढ़ रहा है। 71 में 5% था, ओनली 5% वर ओवर 60 71 में, और 2011 में 8% तक बढ़ गया, विच इज अ वेरी बिग गुड नंबर। एंड ऐसा कहते हैं कि 2026 में 12% तक बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये इसका पूरा एक यू कैन से अजम्पशन है। तो हमने क्या नोटिस किया कि यंग पॉपुलेशन क्या हो रहा है, यंग पॉपुलेशन जो है वो आपका बेसिकली डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो आपका बेसिकली बढ़ रहा है, लेकिन हमने देखा कि 2026 तक 64% के लगभग हो जाएगा। और एल्डरली पॉपुलेशन भी है जो कि बहुत नहीं बढ़ रहा है पर हाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक कौन सा क्लास ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। सो ये हमने उस पीछे चार्ट सा पढ़ा। अभी समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन पिरामिड चार्ट 3। एक बार चार्ट 3 देखते हैं एंड विल अंडरस्टैंड। आपका चार्ट 3 होगा आई थिंक दिस वन, ये वाला एक्सरसाइज चार्ट 3, यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया था। दिस इज चार्ट 4, दिस वन इज चार्ट 3 देन। यस, ये चार्ट 3 आपका 61 81 2001 और 2026 के हिसाब से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो पॉपुलेशन पिरामिड एक विजुअल तरीका है देखने का एज स्ट्रक्चर का, एक ट्रायंगल की तरह लगता है जिसमें कितने मेल है, और ये जो ब्लू एंड रेड लाइन आप देख रहे हो ना, मेल फीमेल के लिए होता है हर ग्रुप का, ठीक है। 61 में पिरामिड का वाइड बेस था, आपको ये दिखाती हूँ फोटो तब समझ में आएगा। 61 आपको दिख रहा है बेस कितना वाइड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने बेस कितना ज्यादा वाइड है, उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है 0 to 4 एज ग्रुप का, बट बहुत कम बड़े लोग हैं। ऊपर से देखो आप, ऊपर नैरो चला जा रहा है। 2026 में लेकिन पूरा डिफरेंट है। अभी मैंने आपको दिखाया कि नीचे वाला जो पार्ट है वो वाइड वाइड से थोड़ा कम होके एक लेवल पे आ रहा है, वर्किंग एज की तरफ बढ़ रहा है। और जो बल्ज है ना, बीच में बल्ज क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग, दिस क्रिएट्स अ बल्ज। जो बीच का हिस्सा है उसमें बल्ज क्रिएट हो रहा है, एक वेटेज बढ़ रहा है, ठीक है, मिडल में, जहाँ पे लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसे इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस पर्टिकुलर बीच के पार्ट को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, ये रेफर करता है इकोनॉमिक एडवांटेज को जो कंट्री को मिलता है जब वर्किंग एज के ग्रुप के लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, एंड एज कम्पेयर टू एल्डरली एंड यंग पीपल। तो इसलिए हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अभी हमने ऊपर पढ़ा, लोग ज्यादा काम करेंगे तो बेसिक कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बेसिक ग्रोथ होगा, हर चीज अच्छी होगी, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे डिपेंडेंट्स बच्चे और बूढ़े ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं मिडिल एज ग्रुप में, ठीक है।
जैसे ही हमारा वर्किंग एज ग्रुप बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यंगर ग्रुप श्रिंक कर रहा है और डिपेंडेंसी रेशियो गिर रही है। अगर वर्किंग एज बढ़ रहा है तो हमारा जो यंग एज ग्रुप है वो गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग एक दूसरे पे कम डिपेंडेंट है, जिससे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है हमारी, ठीक है। 1970 में 79 था हमारा डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब बहुत डिपेंडेंट थे। 2025 में बोला गया कि इट विल फॉल टू 48, जो कि कम डिपेंडेंस है, विच इज अ गुड साइन। तो ये एडवांटेज हमेशा फॉरएवर नहीं लास्ट करता, बिकॉज ये साइकिल चलता रहता है। अगर आज यंग एज का पॉपुलेशन कम है तो कल को वही मिडिल एज में आएंगे, तो ये साइकिल में आएगा, ये कभी कभी साइकिल आता है, एंड इस साइकिल में ही हम चीजें फंक्शन करते हैं, ठीक है, समझते हैं। रीजनल डिफरेंस इन एज स्ट्रक्चर, अब रीजनल डिफरेंस में आते हैं, जो कि हम चार्ट 4 से सीखेंगे। हमने ये चार्ट 3 का तो पूरा देख लिया, 2026 तक का पूरा प्रोजेक्शंस। नाउ लेट अस कम टू चार्ट 4। और यहाँ पे एक एक्टिविटी देखिए, अपने टीचर के हेल्प से ट्राई करो ट्रेस करने का, व्हाट हैपेंस टू न्यू बॉर्न जनरेशन ऑफ 1961 एज इट मूव्स अप द पिरामिड इन सक्सेसिव ईयर्स। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वो तो मिडिल एज ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एंड वो वी हैव टू सॉर्ट इट आउट, ठीक है, उसके हिसाब से चार्ट को भर के। चार्ट नंबर 4 में आते हैं, एज स्ट्रक्चर पिरामिड केरला एंड उत्तर प्रदेश 2026 का। अब ये रीजन के हिसाब से बता रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया शॉर्ट में, केरला में क्या पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश में क्या सीन है, ठीक है। बहुत बड़ा रीजनल डिफरेंस है गाइस। केरला ज्यादा डेवलप्ड लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर पॉपुलेशन में आता है, ठीक है। और वहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ की लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो बर्थ रेट है वो काफी कम है, मतलब बच्चे जो है लोग 1 या 2 बच्चे करें तो बर्थ रेट काफी कम है, ठीक है, डेवलप कंट्री में आता है। और उसमें ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है। पर उत्तर प्रदेश में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, हाई बर्थ रेट है, एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल, इट्स जस्ट वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये दिखा रहा है कि अलग अलग ये वेरिएशन दिखा रहा है, ये वेरिएशन से पॉलिसीज में अफेक्ट पड़ता है। स्टेट्स विथ मोर एल्डरली पीपल नीड टू फोकस ऑन हेल्थ केयर, जहाँ पे बड़े बुजुर्ग ज्यादा है वहां पे आपको हेल्थ केयर पे ऑफकोर्स फोकस करना पड़ेगा, पेंशन से फोकस करना पड़ेगा। वाइल दोज विथ मोर यंग पीपल नीड टू फोकस ऑन एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन, बट जहाँ पे बेसी यंग लोग हैं उनको फोकस करना है पढ़ाई लिखाई में, जॉब क्रिएशन में बेसी फोकस करना है। तुम क्या कंक्लूड करते हैं कि इंडिया का यंग पॉपुलेशन है पर एज स्ट्रक्चर चेंज करता है, वर्किंग एज ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा है, जिससे हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है। हाउ एवर इंडिया, फॉर इंडिया टू ट्रूली बेनिफिट, इसी से बेनिफिट पाने के लिए देयर मस्ट बी गुड पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हम और पढ़ा लिखा सके और एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, डेवलपमेंट हो सके, स्किल डेवलप कर सके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ताकि हम उस वर्किंग पॉपुलेशन के नंबर का बहुत लुफ्त उठा पाए, उनसे अच्छा काम करवा के इकोनॉमी की ग्रोथ कर पाए, ठीक है। अदरवाइज ये एडवांटेज सिर्फ एक चैलेंज बन जाएगा हम सबके, दैट्स इट, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है एंड वर्किंग एज ग्रुप श्रिंक कर रहा है, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में जब ये एल्डरली पॉपुलेशन आगे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है। इन योर बुक यहाँ पे दिखाया है हमारे किताब में, देयर इज अ suggested activity that asks you to trace the journey of the generation born in 1961 and how they move up the pyramid over the years, reflecting changes in the age structure over time. It helps visualize how the age distribution affects society. तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है नीचे में, क्या विजुअलाइज करो कि अगर जो आज बच्चे हैं, अगर बच्चों का नंबर कम है तो वो कल को मिडिल एज बनेंगे, ठीक है, तो क्या उससे ओवर द इयर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा पूरा टॉपिक था जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जो स्टडी वाला पार्ट में आपको बता रही थी, ये वाला पार्ट है, इस देखो, दिस वन इज ये वाला, देख लेते हैं। वो चार्ट को पढ़ने के लिए बोला था, अपने टीचर की हेल्प से बोला गया कि आप ट्रेस करो, ठीक है, कि क्या चीजें कैसे हुई थी। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द 0 to 4 एज ग्रुप 1961 से देखो, और देखो कि वो जब ऊपर जा रहे हैं तो पिरामिड कैसा होता जा रहा है, ठीक है। कौन सा पार्ट वाइडेस्ट है, बल्ज कब क्रिएट हुआ, 2026 में, जब तुम्हारा यंगर पॉपुलेशन मिडिल एज तक पहुंच रहा है, तो एक बल्ज बीच में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आपको आपका क्या थॉट है, क्या आप अज्यूम करते हो उस पिरामिड के शेप को देख के कि 2051 में क्या शेप होगा एंड 3001 में क्या शेप होगा, ये एक प्रोजेक्शन है, जस्ट एक अजम्पशन जो आप अभी देख रहे हो उससे क्या प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्या आपका अजम्पशन हो सकता है, वो आपको कैलकुलेट करना है, चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट रीडर एज विथ फर्टिलिटी रेट्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको पढ़ते हैं। रही बात फर्टिलिटी रेट्स की, देयर आर वाइड रीजनल वेरिएशंस इन द एज स्ट्रक्चर एज वेल। जैसे कि फर्टिलिटी रेट्स है, वैसे ही एज जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो वैरी करता है अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में इंडिया का। while a state like Kerala is beginning to acquire an age structure like that of developed country, Uttar Pradesh presents a very different picture. अभी हमने डिस्कस किया उत्तर प्रदेश का पूरा पॉइंट। इंडिया एज अ होल इज समवेयर इन द मिडिल, इंडिया बीच में कहीं आता है, बिकॉज इंडिया मिडिल में इसलिए आता है बिकॉज अगर उत्तर प्रदेश ने एक चीज को बैलेंस किया या हाई रेट पे चले गए, तो उस चीज को केरला ने बहुत डाउन करे, तो अल्टीमेटली इंडिया बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। चार्ट 4 हमें दिखा रहा था केरला वाला पॉइंट, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप क्या आप डिफरेंस नोट करो, चार्ट 4 में वही दिखाया है। द बायस टुवर्ड्स यंगर एज ग्रुप्स इन द एज स्ट्रक्चर इज बिलीव टू बी एन एडवांटेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर
यंगर पीपल का हाई पॉपुलेशन जो कि एडवांटेजेस होने वाला है, ठीक है। लाइक द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज इन द पास्ट डिकेड एंड लाइक आयरलैंड टुडे, इंडिया इज सपोज टू बी बेनिफिटिंग फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप इतना देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड माने वर्किंग एज ग्रुप ज्यादा होना। अभी जो रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है ईस्ट एशियन कंट्रीज में, आयरलैंड में, इंडिया से बहुत उम्मीद है कि उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड में, ठीक है। जो भी आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था, उसी को डिस्कस करें, जहाँ पे लार्जर वर्किंग एज जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमने, हमारा असम्पशन है, बाकी स्टेट्स को देख के हम ये सीख पा रहे हैं कि हमारे को भी उससे ऑफकोर्स बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। This dividend arises from the fact that the current generation of working age people is a relatively larger one, and it has only a relatively small preceding generation of old people to support। दो बेनिफिट है इसका। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है जो वर्किंग एज पीपल है वो ज्यादा है, और इनके बाद जो बड़े बुजुर्ग है वो कम है, उन पर डिपेंडेंट। तो डबल बेनिफिट होगा ना, सोने पे सुहागा। अगर आपका 30 के आप उम्र के हो, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिसका आपको ध्यान रखना, मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी प्रैक्टिकल टर्म टू इट। एंड तो आपको कोई उतना बॉदरेशन नहीं है, आपको देखना नहीं है, उतना एक्स्ट्रा आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट नहीं है, तो आपका फुल फोकस काम पे हो सकता है। आप और एनर्जी से काम कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो अपना, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। But there is nothing automatic about this advantage. It needs to be consciously exploited through appropriate policies as it is explained in the box 2.3 below. ठीक है, तो यहाँ पे 2.3 बॉक्स चेक कर लेते हैं। ये केरला का आपको दिखाया गया है, और उत्तर प्रदेश का चार्ट आप देख लो, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। यहाँ पे बल्ज क्रिएटेड है, और यहाँ का आप चार्ट देखो, ठीक है। 2.3 मीन्स ये वाला पार्ट। डज द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर आफ्टर डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या एज स्ट्रक्चर चेंज होने से हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा? वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से वो हमें बता रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक स्टडी है, इसको पूरा पहले पढ़ लेते हैं। ये पूरा एक्टिविटी को पढ़ के हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है। लेट अस स्टडी दिस पार्ट। The demographic advantage or dividend to be derived from the age structure of the population is due to the fact that India is one of the youngest countries in the world। जो हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो कहाँ से आ रहा है? बिकॉज हमारी यूथफुल पॉपुलेशन से आ रहा है, ठीक है। जो आर्टिस्ट कुछ समय तक रहेगा, जब तक छोटे बच्चे 15 साल आप समझ लो, जब छोटे बच्चे बड़े नहीं होते तब तक ये साइकिल बीच का जो भी ये ज्यादा पीरियड आया ये रहेगा कुछ साल तक। 1/3 of India's population was below 15 years of age in 2011। तो 2011 में 1/3 जो है ना हमारा पॉपुलेशन वो 15 साल के अंडर था, ठीक है। 2020 में एवरेज इंडियन 29 साल का था, कंपेयर्ड विद एन एवरेज एज ऑफ 37 इन चाइना। चाइना में 37 है, एंड यूएस में 45। इन वेस्टर्न एंड यूएस में भी तो आपका 37 था, 45 वेस्टर्न यूरोप में, 48 जापान में। तो ये पूरा ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज एज यहाँ पे 29 थी हमारे 2020 तक। ये दिखा रहा है कि लार्ज और ग्रोइंग लेबर फोर्स, हमारा लेबर फोर्स बढ़ रहा है, जो बहुत बेनिफिट्स दे सकता है ग्रोथ के टर्म्स में, प्रोस्पेरिटी के टर्म्स में बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का रिजल्ट होता है, निकलता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स, प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स टू नॉन वर्कर्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। जब वर्किंग एज का नंबर ज्यादा होता है, वो अभी हमने पढ़ा। एज के टर्म्स में वर्किंग पॉपुलेशन इज रफली दैट बिटवीन, एज के टर्म्स से 15 से 60 साल के बीच में आप समझ लो, 65 के बीच में वर्किंग एज होता है। दिस वर्किंग एज मस्ट सपोर्ट इटसेल्फ एज वेल एज दोज आउटसाइड दिस एज ग्रुप। ये जो वर्किंग एज है, इन्हें खुद को सपोर्ट करना चाहिए, एंड यहाँ से बाहर के भी लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, लाइक चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल जो काम नहीं कर सकते हैं, एंड देयरफॉर जो डिपेंडेंट्स हैं। तो जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें खुद को भी सपोर्ट करना चाहिए, एंड उनको भी जो काम नहीं कर सकते, लाइक बच्चे एंड बूढ़े। चेंजेस इन द एज स्ट्रक्चर ड्यू टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस लोअर द डिपेंडेंसी रेशियो। जब भी एज स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इससे हमेशा डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है, और द रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग एज टू वर्किंग एज पॉपुलेशन, दस क्रिएटिंग द पोटेंशियल फॉर जनरेशनल ग्रोथ, जनरेटिंग ग्रोथ। जब एज स्ट्रक्चर का शिफ्टिंग होता है, जो डिपेंडेंसी रेशियो एक नॉन वर्किंग से जो वर्किंग का रेशियो वो डिक्रीज होता है, जिससे ऑफकोर्स हमारा इकोनॉमिक में ग्रोथ होगा। But this potential can be converted into actual growth only if the rise in the working age group is accompanied by increasing levels of education and employment। पर अगर आप बताओ, अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे, हमारे पास एक यूथ है, युवा है हमारे पास, पर हम उन पे काम नहीं करेंगे, उनको स्किल्स नहीं सिखाएंगे, उनको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो वो हमारा पूरा व्यर्थ जाएगा, उनसे हम बेनिफिट्स रीप आउट नहीं कर पाएंगे। If the new entrants to the labor force are not educated, then their productivity remains low। बिना पढ़ाई लिखाई के तो उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, मतलब कम हो जाएगी, या उन्हें पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या कैलिबर है। इफ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड देन दे आर अनेबल टू अर्न एट ऑल। अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, कमा नहीं पाएंगे, और वो डिपेंडेंट्स बन जाएंगे, बल्कि अर्नर्स की जगह वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे उल्टा। दस जो एज स्ट्रक्चर बदल रहा है ना, वो गारंटी नहीं करता कि बेनिफिट्स होगा अनलेस आप उसको यूटिलाइज करो, ठीक है, पूरा प्लान डेवलपमेंट से। अगर आपके पास हम प्लेट लाके मैं पूरा फूड दे दी हूँ आपको कि ये आपके पास सब कुछ है,
आप उसको खाना तो आपको खुद से पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट आप जब तक इसको खुद यूज ना करो अच्छे से, इट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल एट ऑल. The real problem is in defining the dependency ratio as a ratio of the non-working age to working age population rather than the ratio of non-workers to workers. इशू कहाँ पे है ना, इशू लाई करता है कि कैसे आप डिपेंडेंसी रेशियो को डिफाइन करते हो. ये बेस्ड है, इट शुड बी बेस्ड की रेशियो ऑफ नॉन वर्कर्स जो नहीं काम करते हैं टू वर्कर्स, नॉट जस्ट नॉन वर्किंग एज टू वर्किंग एज. ठीक है, कि जो एक्चुअली नहीं काम करते हैं और काम करते हैं उस पर आप करो सिर्फ एज के अकॉर्डिंगली पैसे नहीं. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. ये डिफरेंस हम देखेंगे किसको नौकरी मिली है और कौन नहीं नौकरी करता है. ठीक है, विच कीप अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स आउट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क. जो डिस्पैरिटी है इन दोनों रेशियो के बीच में, ये अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच से किया गया, विच एक्सक्लूड पार्ट ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. ठीक है, this difference explains why some countries are able to exploit the demographic advantage while others are not. ये difference हमें समझा पाता है कि क्यों कुछ country exploit कर पा रहे demographic advantage को और बाकी नहीं कर पा रहे हैं. India is indeed facing a window of opportunity created by the demographic dividend. India के पास बहुत मौका है जो नहीं मिल रहा है demographic dividend के थ्रू. जो इसका इफेक्ट है, the effect of demographic trends on the dependency ratio defined in terms of age group is quite visible. जो इसका ट्रेंड है डिपेंडेंसी रेशियो में, ठीक है, वो साफ साफ नोटिसेबल दिख रहे हैं. जो बदलाव आ रहा है इसका क्या फर्क पड़ रहा है या साफ साफ दिख रहा है. अभी हमने पढ़ा कितना हमारा डिपेंडेंसी रेशियो गिरा है, 79 से 64 तक गिरा है. पर ये प्रोसेस जो है वो एक्सटेंड करेगा वेल इनटू दिस सेंचुरी विद द एज बेस्ड डिपेंडेंसी रेशियो projected to fall to 48 in 2025 because of continued fall in the proportion of children and then rise to 50 by 2050 because of an increase in the proportion of the aged. अब इस ट्रेंड से क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होगा. ठीक है, और जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो ड्रॉप करेगा, 48 पे आ जाएगा क्योंकि बच्चे कम है. ठीक है, और बाद में 48 से 50 तक जाएगा 2050 तक क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रहा है. ठीक है, द प्रॉब्लम हाउएवर इज अनएम्प्लॉयमेंट. एक्चुअल प्रॉब्लम तो एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की है. Data from the government of India sources reveal a sharp fall in the rate of employment generation, जो कि नया जॉब का क्रिएशन है across both rural and urban areas. गवर्नमेंट का डाटा दिखा रहा है एक बहुत बड़ा डिक्लाइन जॉब की क्रिएशन में इन दोनों जगह, जॉब क्रिएशन में, चाहे वो अर्बन जगह हो चाहे वो रूरल एरिया हो. दिस इज ट्रू फॉर यंग एज वेल. ये जो एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन आया है ये यंग बच्चों को भी अफेक्ट करेगा. ऑफ कोर्स young बच्चे मीन्स young people को अफेक्ट ऑफ कोर्स करेगा. The rate of growth of employment in the 15 to 30 group is 2.4% a year between 1987 to इतना, जो कि गिर के 0.7% हो गया एंड 0.3% अर्बन मैन के लिए. तो अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा उतना तो हम उनसे वो प्रोडक्टिविटी ले ही नहीं पाएंगे. दिस सजेस्ट द एडवांटेज ऑफर्ड बाय अ यंग लेबर फोर्स इज नॉट बीइंग एक्सप्लॉइटेड. जो एडवांटेज हमारे पास लेबर फोर्स इतना ज्यादा है वो हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे, वो हम यूज ही नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है. Strategies exist to exploit the demographic window of opportunity that India has today. Strategies हैं जिससे हम एडवांटेज ले सकते हैं इस चीज का. But India's recent experience suggests that market forces by themselves do not ensure that such strategies would be implemented. पर अभी हमने रिसेंट में जो एक्सपीरियंस स्टडी हुआ उससे दिखाया गया कि मार्केट फोर्सेस खुद से गारंटी नहीं करते हैं कि ये जो हमने स्ट्रैटेजीज है ये एक्शन में आएंगे कि नहीं. अब कितना कुछ है, अब इसको एक्शन में लेने पे ही काम होगा. मैं बोल दूं 10 बार आप करो ना कुछ तो क्या फायदा. ठीक है, तो वही बात है, एक्शन स्पीक लाउड देन वर्ड्स. Unless a way forward is found, we may miss out on the potential benefits that the country's changing age structure temporarily offers. अगर हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज नहीं हुई तो इंडिया बहुत कुछ मिस आउट कर जाएगा. अभी जो बेनिफिट्स हमें मिल रहा है हमें बहुत कुछ हम मिस कर जाएंगे जो हमें इस चेंजिंग स्ट्रक्चर की वजह से मिल सकता था, वो नहीं मिल पाएगा अगर हम इसको ढंग से इसे यूटिलाइज नहीं करेंगे. ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे. ये था पूरा हमारा एकदम एज को मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है. अब पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वापस यहाँ पे रिपीट किया इनफैक्ट ताकि मैं एनसीईआरटी का लाइन भी कवर कर लूँ इसीलिए. अब आते हैं डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया वाले पार्ट पे. ठीक है, पहले अब हम पूछ समझते हैं कि सेक्स रेशियो होता क्या है. सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन. याद रखना आप, सेक्स रेशियो मतलब कितनी औरतों का नंबर, कितनी नंबर ऑफ औरतें हैं फीमेल्स हैं पर 1000 के रेशियो पे मेल के. ठीक है, ये हमें सिखाता है जेंडर का बैलेंस इन अ कंट्री. ठीक है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि औरतों का नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल. बट इंडिया में सिचुएशन थोड़ी वर्डिंग रही है बहुत लंबे समय तक बिकॉज सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग है. जब भी आप सुनोगे सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है
डिक्लाइनिंग समझना, औरतों का बर्थ रेट, औरतों का जो रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू पर 1000 men, ठीक है। इंडिया का डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइनिंग है फॉर मोर देन अ सेंचुरी। एक सेंचुरी से कहीं ज्यादा हो चुका है कि हमारा रेशियो डिक्लाइनिंग कर रहा है। 1901 में 972 फीमेल्स थी हर 1000 मेल पर, बट 21st सेंचुरी तक में ये गिर के 933 फीमेल्स हो गए पर 1000 मेल्स पे। आप नंबर देख रहे हो, सोच के बाहर है। ऑल्दो द सेक्स रेशियो स्लाइटली इम्प्रूव्ड, थोड़ा सा बेटर, मतलब आप देखो 972 से 933 काफी लंबा, हम सिर्फ 1000 में गिन रहे हैं। जब ये नंबर बड़े होंगे तो बहुत लंबा डिफरेंस आता है वो। और जब सेक्स रेशियो स्लाइटली इंप्रूव हुआ 36 से 43 तक हुआ 2011 में, बट ये फिर भी एक लंबा डिफरेंस ही कहलाएगा। 1000 में अगर आप 50 कम कर देते हो, जब रेशियो बढ़ता है तो वो नंबर काफी सिग्निफिकेंटली डाउन जाता है। तो सेक्स रेशियो माने औरतों का नंबर पर 1000 मेल तक, बाकी कंट्री में ज्यादा है औरतों का नंबर एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में ये लगभग रेशियो रहा है, ठीक है। आप ये पार्ट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाए, तो ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था उस एज ग्रुप का चार्ट है। ये 71 में क्या था, 11 में, 2026 में क्या है, ये पूरा चार्ट है। और जो हमने पढ़ा उसी का पार्ट है। दिया हुआ है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं आपको कि को यंग इज स्लोली फेडिंग, मिडिल जो है वो स्ट्रेंथ दे रहा है हम लोग को, एल्डरली अभी राइज कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म याद रखो, यंग फेड, मिडिल राइजेस, एल्डरली ग्रोज। ये इसका पूरा चार्ट आप गो थ्रू कर सकते हो कि नाइन, ये पूरा आपको चार्ट अंदर आ रहा है, बॉटम लाइन, फ्यूअर बर्ड्स ओवर द मिडिल, सब कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे चार्ट के थ्रू। अगर आप याद करो, चार्ट बेस्ड नोट्स रिटेंशन में बहुत हेल्प करते हैं, नो डाउट बहुत हेल्प करते हैं। ये चार्ट के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट है, ये रहा पूरा जो हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा बात चार्ट्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब किया गया। वर्किंग एज जो आप इसको बस एक बार गो थ्रू कर लोगे, ये इतना अच्छा रिविजन के लिए दोबारा आपको मेरा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, एक बार देख लोगे तुम। वन थर्ड ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, सब कुछ आपको जो एनसीईआरटी का पोर्शन है वो चार्ट्स में कन्वर्ट किया गया। जितना बड़ा बड़ा पैराग्राफ्स है वो चार्ट्स के थ्रू आप पढ़ोगे, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सब कुछ दिया हुआ है। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या कि एज बेस्ड डिपेंडेंसी रेशियो आपका 48 हो जाएगा, ये पूरा सब कुछ हमने कई बार अभी कर लिया है, ठीक है। फिर केरला उत्तर प्रदेश वाला चीज हमने पढ़ा था। ये केस स्टडीज है, ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, सारे पॉइंट्स है। डिस्कशन पॉइंट्स वगैरह है, देखो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जेंडर बैलेंस का पॉपुलेशन में, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में इतना था, अभी हमने पढ़ा वही पार्ट है, ठीक है। इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चाइल्ड सेक्स रेशियो में आते हैं, ठीक है। जो कि 0 to 6 years के बीच में, अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो 0 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों में है। ये एक क्रिटिकल इंडिकेटर, बिकॉज ये दिखाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो जन्म से है। क्या होता है ना, 6 साल की उम्र के बाद सपोज कुछ हुआ एंड कुछ बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से हम कोई और फैक्टर हो सकता है जिससे नंबर जो गिर रहे हैं। बट ये वाला जो एज है ये बहुत क्रूशियल एज है, ये दिखाता है कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव है उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लड़कियों का नंबर कम है। 1961 में चाइल्ड सेक्स रेशियो था 976 इस एज ग्रुप के अंदर में, 1000 बॉयज के अंदर, और 2011 में 919 है। जितना हम पढ़ लिख रहे हैं ये चीज तो कम से कम लड़कियों की नंबर बढ़ने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, और यहाँ पे 919 चला गया था 0 to 6 years के बीच में। इसका मतलब इंडिया गर्ल्स को बेसिकली यूज कर रहा है एज कम्पेयर टू बॉयज इन द अर्ली ईयर्स, बचपन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में, जो कि एक अलार्मिंग कॉल है। अब आते हैं कि क्यों सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहे हैं। बहुत सारे कारण है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के, पर्टिकुलरली चाइल्ड सेक्स रेशियो की। पहला, लड़कियों को निग्लेक्ट करना, निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में गर्ल बेबीज को वो सेम केयर नहीं मिलता है जो बॉयज को मिलता है, जिससे हायर डेथ रेट पाया जाता है अमंग गर्ल्स। ये है कल्चरल प्रेफरेंसेस की वजह से जो लड़कों को दिया जाता है, गर्ल्स में रिसीव लेस न्यूट्रिशन, लड़कियों को कम न्यूट्रिशन, कम मेडिकल केयर मिलता है, वो भी एक कारण है। दूसरा है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अल्ट्रासाउंड स्कैन हो गया, जिससे पेरेंट्स को अलाउ होता है कि वो बच्चे का सेक्स डिटेक्शन कर ले कि लड़का है कि लड़की है। तो कुछ केस में लोग फीमेल लड़की को
अबॉर्ट कर देते हैं, फीमेल फीचर्स को अबॉर्ट कर देते हैं अगर देखते हैं कि क्योंकि दे प्रेफर टू हैव अ बॉय। ये इलीगल है बट स्टिल अभी भी इंडिया में कितनी बार केसेस मिलते हैं, कोई इलीगली काम करवा रहा है, कहीं किसी का सोर्स से करवा लिया, थोड़ा बहुत तो ये चीज फिर भी लोग पता कर ही लेते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बहुत सारे केस में गर्ल बेबीज आर किल्ड। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बच्ची को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस बिलीव की बिकॉज दे वैल्यू सन्स मोर देन डॉटर्स, ठीक है। 3 कारण पैदा, निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस, लड़का होगा तो रखेंगे, लड़की होगी तो मार देंगे। तीसरा है फीमेल इन्फेंटिसाइड, पैदा होके मारेंगे। तो 3 चीज हमने पढ़ा। पहला तो लड़कियों को पहला है अगर लड़कियां हो गई तो उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो उनको, उनको दवाइयां जो वैक्सीनेशन मिलता है तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, एक होता है निग्लेक्ट। 3 आप स्टेज है देखो, एक होता है दुनिया में आने का समय, दुनिया में आप आने ही नहीं देना चाहते, लड़का लड़की होगी तो गिरा दोगे, पहला। दूसरा, अब वो आ गई है, ठीक है, आने के बाद क्या होगा, आने के बाद या तो आप निग्लेक्ट करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो अपने आप ही वो खत्म हो जाएगी, या फिर पैदा होते ही मार दोगे, ठीक है। तो दो, आने से पहले और आने के बाद का 2 केस है यहाँ पे जो कि हमारे सेक्स रेशियो का बहुत ही क्रूशियल रीजन है डिक्लाइनिंग का। नेक्स्ट है रीजनल डिफरेंस इन सेक्स रेशियो। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में डिक्लाइन है वो वर्ड्स है, कुछ जगहों पे कुछ स्टेट्स में इट इज वर्ड्स, इट इज लाइक वेरी 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 बैड, ठीक है। कुछ स्टेट्स में एक्सट्रीमली लो सेक्स रेशियो, बहुत कम रेशियो है, वाइल कुछ लोगों में क्लोजर टू नॉर्मल, कुछ जगह में नॉर्मल है। जैसे हरियाणा में लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, हरियाणा में बहुत 793 नंबर से, और 793,000 बॉयज में, जो कि 800 से भी कम है। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी लो चाइल्ड रेशियो है, 900 से नीचे है वहाँ पे। इवन मोर प्रॉस्परस स्टेट्स में इनकम भी अच्छे हैं, वहां भी इनकम अच्छा होने से मुझे लगता है कि हाँ चलो बच्चे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहां पर भी आपका लो सेक्स रेशियोज है। ये दिखा रहा है कि दैट द प्रॉब्लम इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट पॉवर्टी, इट्स अबाउट द माइंडसेट, इट्स अबाउट द कल्चरल एटीट्यूड जो बॉय को ही प्रेफर करता है, ठीक है। हरियाणा में बिलो 800 वार्निंग साइन है, बाकी जगह पे बिलो 900, और वो जगह जहाँ पे पैसे की इतनी तंगी नहीं है वहां पर भी अगर लड़कियों का नंबर कम है, दैट शोज की पीपल प्रेफर बॉयज ओवर गर्ल्स, ठीक है। नाउ मैप ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियोज व्हिच कम्स टू द मैप 2, लेट अस डिस्कस द मैप 2 पार्ट। ये आप मैप 2 देखो, मैप ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 अक्रॉस स्टेट्स। जो पिंक कलर है ना, वो पिंक कलर 95 एंड अबव को दिखा रहा है। जो ग्रीन वाला है वो 926 से 950 के बीच में दिखा रहा है। जो 901 से 925 है वो आपका एकदम ऑरेंजिश कलर है, डार्क ऑरेंजिश कलर है। और लाइट येलो कलर जो है वो 876 से 900 के नंबर में है। और जो बाकी पूरा एरिया है वहां पे 875 से नीचे, आप सोच सकते हो बाकी एरिया जो आप कलर देख रहे हो वो पूरा फील्ड है, आई थिंक ऊपर का पूरा पार्ट ही वो फील्ड है जो 875 से हाँ 875 से कम जा रहा है। सो पिंक कलर, और पिंक कलर कितना कम है, पिंक जो आप देख रहे हो कितना कम है, दैट इज 9551 एंड अबव कितना कम है। ग्रीन वाला पार्ट आपका वो 926 से 590 के रेंज में, ये उसका पूरा। ये बात स्टडी कर लो, आपको कलर्स देख के समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैप दिखा रहा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्या डिफरेंट स्टेट्स में क्या है। यहाँ पे दिखा रहा है 900 से बिलो है, जो कि बहुत बहुत जगह पे 900 से कम है, वो की बहुत बड़ा कंसर्न है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में 925 से कम है। और लाइक सदर्न स्टेट्स में कर्नाटका, तमिलनाडु आर डूइंग बेटर, ठीक है, वहाँ पे नंबर ज्यादा है। कॉजेस क्या है, कंसर्न के कॉजेस क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या कॉज है, पहले कॉज जानो फिर उसका सोल्यूशन जानो। पहले कल्चरल फैक्टर्स, बहुत जो डीप रूटेड हमारे मन में लोगों ने जो सोच पैदा कर रखी है उसकी वो फैक्टर है। बहुत सारे फैमिली लड़कों को प्रेफर करते हैं बिकॉज बच्चों को, लड़कों को हम ब्रेड विनर मानते हैं और डॉटर्स को हम एक बर्डन मानते हैं बिकॉज ऑफ द दाउडी एंड एवरीथिंग, सब पुरानी बातें थी, ठीक है। सो बॉयज को हम ब्रेड विनर कहते हैं कि वही कमाएंगे, लड़कियों को हम दाउडी की वजह से ये चली जाएगी एंड ऑल दैट पॉइंट की वजह से हम समझते हैं कि ये एक बर्डन है। सन जो बेटा होता है वो परिवार का नाम आगे लेके जाएगा, या फादर को कंधा देगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, लास्ट राइट्स परफॉर्म करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, ठीक है, कि लड़के ही कर सकते हैं, तो ये हमारा कल्चरल नॉर्म्स है। दूसरा लीगल एक्शन, जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, रेगुलेशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट वाज पास्ड इन 1996 एंड स्ट्रेंथेंड इन 2003। दिस लॉ मेक्स इट इलीगल, ये लॉ इलीगल कर देता है अल्ट्रासाउंड स्कैन को और कोई भी टेक्निक को जो आपके बच्चे का जेंडर बता दे, जेंडर रिवील करना, ये इलीगल हुआ था इस पर्टिकुलर ईयर में। 96 में ये इलीगल हुआ था, 2003 में इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। एंड सिलेक्टिवली अबॉर्ट फीमेल फीटस, और उसके हिसाब से सिलेक्टिवली अबॉर्ट करो उसको भी इलीगल कर दिया गया था। इस लॉ के बावजूद इन्फोर्समेंट बहुत वीक रहा है, लोग फिर भी ये काम करवाते हैं एंड प्रैक्टिस अभी भी कहीं ना कहीं लोग इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। तीसरा है गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, जिससे अवेयरनेस उन्होंने बढ़ाया, सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे
कॉज एंड सोल्यूशन है। पहला कॉज के कल्चरल फैक्टर, दूसरा कॉज सोल्यूशन क्या है, लीगल एक्शन लिया गया, गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए किया, ठीक है। कंसिक्वेंस क्या हुआ, डिक्लाइनिंग जो रेशियो है लड़कियों के कम होने से और लड़कों के ज्यादा होने से, कंसिक्वेंस क्या है वो पढ़ते हैं। मैरिज स्क्वीज, औरतें अगर कम होंगी, ठीक है, लड़का लड़की बैलेंस करता है समाज को, अगर लड़कियां कम रहेंगी सो मेन मे फाइंड डिफिकल्ट टू गेट मैरिड, शादियां नहीं होंगी लड़कों की, इससे क्या होगा, दिस कैन लीड टू ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, ठीक है, और इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो जो औरतें जो ऑलरेडी नंबर्स में कम है उनके अगेंस्ट बेसी वायलेंस होगा, उनके अगेंस्ट बेसी क्राइम्स होंगे लाइक दैट। नंबर 2, जेंडर इम्बैलेंस होगा, औरतें कम है समाज में, इससे जेंडर रिलेशन अफेक्ट होगा एंड सोशल टेंशन बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 3 है लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, औरतों के नंबर कम होने से समाज में मतलब कम बच्चे पैदा होंगे, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अफेक्ट होगा और इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट होगा फ्यूचर में, ठीक है। अगर वुमेन का नंबर कम होगा समाज में, जिससे ऑफ कोर्स बच्चे चाइल्ड बर्थ पे इफेक्ट होगा, ऑफ कोर्स उससे पॉपुलेशन ग्रोथ पे इफेक्ट होगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ पे इफेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये सब कंसिक्वेंस है। पहले हमने क्या पढ़ा, कॉज सोल्यूशन कंसिक्वेंस, कॉज सोल्यूशन कंसिक्वेंस। पहली बात तो सेक्स रेशियो होता क्या है, औरतों का नंबर जहाँ कम हो एज कम्पेयर टू, औरतों का रेशियो को मेल नंबर के रेशियो से चेक करते हैं पर थाउजेंड पे, अगर डिक्लाइन जा रहा है मतलब औरतें जो है उनका बर्थ रेट कम है वहां पे, ठीक है। फिर इसकी कॉज क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है, इसके कंसिक्वेंस क्या है, वो हमने अभी पूरा देख लिया। एक्टिविटी 2.3 में आते हैं, एक बार देखते हैं एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, लेट अस जस्ट चेक दैट। एक्टिविटी 2.3 में व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक द एज स्ट्रक्चर हैज ऑन इंटरजेनरेशनल इंस्टेंस, ठीक है। एक्टिविटी 2.3 इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दिखा रहा है, ये एक्टिविटी इंकरेज करता है आपको सोचने के लिए कि कैसे एज स्ट्रक्चर एंड सेक्स रेशियो इम्पैक्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा एज स्ट्रक्चर कैसे सेक्स रेशियो इम्पैक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन जनरेशंस। यू कैन डिस्कस इन क्लास विद हाई डिपेंडेंसी रेशियो, जिसमें एल्डरली पीपल ज्यादा है, वो टेंशन क्रिएट करता है बिटवीन यंगर एंड ओल्डर जनरेशन, और इफ इट स्ट्रेंथेंस, या आप बताओगे कि अगर ओल्डर लोग ज्यादा रहेंगे तो इससे टेंशन क्रिएट होगा या फिर नहीं होगा, या आपके ऊपर आप लोगों के लिए एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। तो इंडिया का जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है ये कॉज ऑफ कंसर्न है, कंक्लूजन ये होता है। इसी चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी बहुत फॉल है, ठीक है। लीगल एक्शन लोग ले रहे हैं इसको एड्रेस करने के लिए, पर रियल सोल्यूशन हमारा है कि हाँ, जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे आप कुछ नहीं बदल सकते, ठीक है। जब तक लोग आपको मोटिवेट कर देंगे, सिखा देंगे, आपका खुद का बुद्धि नहीं जाएगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड गर्ल्स को भी हम वैल्यू करेंगे इक्वल टू बॉयज, तो इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, पढ़ाई लिखाई अवेयरनेस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस, काफी जगह पे औरतों को लड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो ये जेंडर बायस नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक चीज है जो हमें एड्रेस करनी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिकेडल ट्रेंड्स के, 61 में 941 था, 91 में 927 ऑल टाइम लो है, 2001 में हल्का सा इंक्रीज हुआ, ये लगा नंबर है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, हरियाणा में क्या था वो दिया हुआ है, नंबर्स पूरे दिए हुए हैं यहाँ पे, नंबर वाइज दिया हुआ है। पॉज अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या, कि फीमेल इनफैंटिसाइड वगैरह होता है, बड़े बड़े रीजन लाइक महाराष्ट्र एंड पंजाब में भी लो चाइल्ड सेक्स रेशियोज है, इतने बड़े बड़े देशों में भी, ठीक है, इतना अच्छा पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बिकॉज लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सोनोग्राफी वगैरह करा के बच्चे का सेक्स देख ले रहे हैं कि लड़का है कि लड़की है, ये फैक्टर्स है। लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या लोगे, प्री नाटल जो यहाँ पे इससे चीज को और हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। 96 में पास ऑन हुआ था, 2003 में हमने इसको स्ट्रॉन्ग किया था। गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया है, और ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। ये पूरा रिविजन कर लो, चार्ट्स में सारे नंबर्स दिए हुए, जस्ट फोकस ऑन नंबर्स एंड द मैप यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ठीक है। ये हमारा सेक्स रेशियो का पूरा पॉइंट था। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह आप देख सकते हो। काम, फेस का मतलब क्या, फर्टिलिटी, एनिमलीज, चाइल्ड, एफर्ट्स, ये शॉर्ट फॉर्म्स है। काम माने कॉजेज, एटीट्यूड्स, लेजिस्लेशन मेजर्स, ठीक है। ये फ्लो चार्ट है, सब में नंबर्स वगैरह दिया हुआ है, तुमने ऊपर ऑलरेडी चार्ट के थ्रू किया है। अब आते हैं लिटरेसी इन इंडिया पे, अगला टॉपिक है हमारा लिटरेसी इन इंडिया। लेट अस कम टू लिटरेसी इन इंडिया। 2.5 टॉपिक इज लिटरेसी इन इंडिया। अब ये पढ़ते हैं, चलो। लिटरेसी क्या है, लिटरेसी का मतलब है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की सोच समझ रखना। ये पहला कदम है हमारा पढ़ाई की तरफ, जो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। एक लिटरेट पॉपुलेशन, एक पढ़ा लिखा पॉपुलेशन अपने करियर को लेके बेसी अवेयर है, हेल्थ केयर को लेके अवेयर है, और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है समाज के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है लिटरेसी के थ्रू, ठीक है। पढ़े लिखे लोग हैं, पहला कदम एजुकेशन की तरफ, ठीक है। लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया, कॉपी में लिख लो, अच्छे से इसको समझ जाओ। पहला है एम्पावरमेंट, पढ़ लिख के आप और अच्छे से समाज में पार्टिसिपेट कर पाओगे एक्टिवली,
आप जॉब्स के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, इंडिविजुअल्स को बहुत अलाउज इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड द राइट्स, आपका क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको टूल्स मिलते हैं कि आप कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हो, लिविंग स्टैंडर्ड्स को। हेल्थ का अवेयरनेस है, लिटरेट पीपल जो है वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड है अपने हेल्थ को लेके, अपना पर्सनल ग्रोथ को लेके, अपने कम्युनिटी हेल्थ को लेके काफी अपने आप पे काम करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, अ मोर लिटरेट पॉपुलेशन इज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट बेटर, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो अच्छे से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, स्पेशली जो आज का नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड है, स्पेशली वैसे में। चौथा है कल्चरल एंड सोशल पार्टिसिपेशन, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा इंगेज करते हैं कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज में, एंड पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, ठीक है। तो अगर पढ़े लिखे लोग वैसी इन सब चीजों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो एम्पावरमेंट, आपको बहुत एम्पावर्ड फील होता है, बहुत आपको अगर पता होता है वो काम कैसे कर सकते हो, टूल्स पता होता है, तो आपको एक हिम्मत मिलती है कि हाँ आई कैन डू इट। कंप्यूटर जैसे अगर आपको आता चला तो यू विल बी लाइक ओके यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। हेल्थ का अवेयरनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एंड सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये इसीलिए लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी इन इंडिया पे आते हैं। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, इंडिया में प्रोग्रेस हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1951 में 18.3% पॉपुलेशन ही पढ़े लिखा था। 2011 में लगभग 73% ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ और लिख सकता है, ठीक है। हाउ एवर ये इंप्रूवमेंट्स के बाद भी अभी भी बहुत चैलेंजेस है, लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। पर रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या है कि हम अचीव कर रहे हैं लिटरेसी रेट। 18.3 से 73% बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स, अगले टॉपिक है डिफरेंसेस। जेंडर गैप, अभी भी एक सिग्निफिकेंट गैप है औरतों में एंड लड़कों के लिटरेसी रेट्स में, ठीक है, मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट में। यस, मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स में अभी भी गैप काफी है। हिस्टोरिकली पहले में वुमेन हैव बीन लेस एजुकेटेड देन मेन, पहले औरतें कम पढ़ी लिखी थी एज कम्पेयर टू मेन, बट फीमेल लिटरेसी अब बढ़ रही है। और और इक्वल एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स खुद लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, जो कि पहले के जमाने में नहीं दिया जाता था, ठीक है। 2001 में लिटरेसी रेट आदमियों के लिए 75.9% थी और औरतों के लिए 54.2% थी। 2011 में मेल लिटरेसी जो है वो 80.9 गए और फीमेल 54 से 64 गया है। जेंडर गैप रिड्यूस हुआ है, पर हाँ अभी भी है, ठीक है। 16.3% फ्यूअर लिटरेट वुमेन, अभी भी 16% के आसपास औरतें कम पढ़ी लिखी है एज कम्पेयर टू मेन, 2011 तक का जो बात है। रीजनल डिफरेंस में आते हैं, लिटरेसी लेवल्स वैरी करता है, रीजन वाइज ही वैरी करता है। जैसे केरला में यूनिवर्सल लिटरेसी है, इक्वल है, मतलब ऑलमोस्ट सब पे पढ़ सकते लिख सकते हैं। लेकिन बिहार जैसी जगह पे लोअर लिटरेसी रेट है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी बहुतों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का। सोशल ग्रुप्स में हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके अभी लोअर लिटरेसी रेट है। फीमेल लिटरेसी इन सब ग्रुप्स में पर्टिकुलरली कमी होती है, लो ही होती है। ये दिखाता है इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड कास्ट बेस्ड डिसएडवांटेज, जाति के हिसाब से डिसएडवांटेज को यहाँ पे ये दर्शाता है। हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी यहाँ पे लोअर लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो ये तीन कारण है यहाँ पे, आप देखो डिफरेंसेस दिखा रहे हैं कि लिटरेसी रेट में लड़का और लड़की के डिफरेंस इन रेट में क्या क्या क्यों है। पहला जेंडर गैप है, कुछ रीजन्स का गैप है, ठीक है, और तीसरा हमारा यहाँ पे है सोशल ग्रुप्स का गैप है, ठीक है। चैलेंजेस क्या आते हैं लिटरेसी में, लिटरेसी से जनरेशनल डिसएडवांटेजेस है। अगर पेरेंट्स इलिटरेट है तो डिफिकल्टी होती है बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाने में, थोड़ी डिफिकल्टी तो आती है उनके अपब्रिंगिंग में, ठीक है। और एक लैक ऑफ लिटरेसी कैन परपेचुएट इनइक्वालिटी, इससे हमेशा इनइक्वालिटी रहेगा अक्रॉस जनरेशन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो जिससे फैमिलीज के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा वो पॉवर्टी के लाइन को, वो चेन को तोड़ के आगे बढ़ना। क्योंकि पढ़ाई एक पहला मार्ग है, लिटरेट होना पहला मार्ग है, आपको पता है कि हाँ ये हमारे फील्ड है, हमारे लिए भी ये काम हम भी कर सकते हैं, पहला तरीका है वो उसको तोड़ के आगे निकलने का, ठीक है। टेबल यहाँ पे दिया गया है, टेबल 4 हम लोग देखेंगे, फिर टेबल 4 देखते हैं उसके साथ डिस्कस करते हैं। टेबल 4 जो है हमारा, या देखो ईयर है, पर्सन है, मेल फीमेल का चार्ट है और लिटरेसी रेट है यहाँ पे, ठीक है। तो टेबल 4 में दिखाया गया है कि लिटरेसी रेट कंपेयर किया गया है औरत एंड मेल का, दोनों का। 1951 में 8.9% औरतें पढ़ी लिखी थी, 27.2% मेन के सामने। 2011 में 64.6 है और यहाँ पे 80.9, अभी भी डिफरेंस है, बट या काफी हमने इसको वो किया है। बहुत काम करना है ये गैप को ब्रिज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। इंडिया हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस, इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया, बट चैलेंजेस अभी भी है इस जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए और लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर डिस एडवांटेज ग्रुप्स एंड इंश्योर करने के लिए इक्वल एक्सेस सबको मिले, हर अक्रॉस हर रीजन में सब पढ़ाई में सबका अधिकार हो। अगर ये लेवल बढ़ता है तो इससे एम्पावरमेंट बढ़ेगा,
हेल्थ अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी, बहुत लोगों को मिलेगी, ठीक है। अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर किसी का इंप्रूव ही होना है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आता है, ये इसका पूरा यहाँ पे चार्ट दिया गया कि डेफिनेशन क्या है, लिटरेसी एज अ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, ई स्क्वायर याद रखो। लिटरेसी एक प्री रिक्विजिट है फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है लिटरेसी का, कॉन्शियसनेस बढ़ता है, करियर ऑप्शंस के लिए लेके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ता है। ओवरऑल रेट क्या था यहाँ पे, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट है, और इंप्रूवमेंट्स हैव बीन मेड, इंडिपेंडेंस का इंप्रूवमेंट हुआ है। इम्पैक्ट क्या है इसका, लिटरेसी इंप्रूवमेंट्स स्ट्रगल टू कीप पेस विद द हाई ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। जेंडर वेरिएशन, वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 16.3% है देन मेन, फीमेल का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है फास्टर, फीमेल का लिटरेसी रेट बढ़ चुका है बाई 10.4%, बहुत अच्छा है। मेल लिटरेसी चेंजेस, मेल लिटरेसी बढ़ा है आपका बाई 7.6%, ठीक है। टोटल लिटरेसी चेंजेस, टोटल लिटरेसी इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 8% से, मेल लिटरेसी बढ़ा है 5% से, फीमेल बढ़ा है अबाउट 10% से। सोशल ग्रुप वेरिएशंस, हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में कम लिटरेसी रेट होता है, ठीक है, और औरतों का तो यहाँ पे और भी कम है। रीजनल वेरिएशन, केरला बिहार का मैं एग्जांपल पढ़ा था। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है कि इससे माँ बाप अगर पढ़े, जो हमने पढ़ा वही पाठ है, पर चार्ट बस का रिविजन था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं, रूरल अर्बन डिफरेंसेस इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्या है, रूरल अर्बन डिफरेंस, व्हाट डू मीन बाय रूरल अर्बन डिफरेंस। जो रूरल एरियाज है उसका मतलब विलेजेस को रेफर करना जहाँ लोग मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं आपका, ठीक है। वाइल जो अर्बन एरियाज है वो रेफर करता है टाउन्स एंड सिटीज को, जहाँ पे लोग नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में एंगेज करते हैं, लाइक बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इंडिया में एक स्टेडी मूवमेंट है लोगों का रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया में, जो कि बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करता है बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रीजन्स, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया हैज ऑलवेज बिन प्रीडोमिनेंटली रूरल कंट्री, इंडिया हमेशा एक रूरल कंट्री रहा है, ठीक है, बट इसका प्रोपोर्शन जो है अब बढ़ रहा है टाउन एंड सिटी में, ठीक है। 2011 में 68.8% हमारा जो पॉपुलेशन है वो गांव देहात में रहता था, और 31.2 अर्बन में रहता था। पर 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में 1901 में 10.8% अर्बन में रहा है, आप सोचो कि उसके बाद कितना अर्बनाइजेशन बढ़ा है, ओवर देयर इट हैज इंक्रीज। अब आते हैं इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं। पहला, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। पास्ट में एग्रीकल्चर हमारा लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर था इंडिया में, आज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करे 1/6 ऑफ द जीडीपी, ठीक है। इवन दो मेजोरिटी ऑफ पीपल अभी भी गांव देहात में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। द वैल्यू ऑफ the value of what rural people produce through farming has declined drastically, ठीक है। जो गांव के परिवार के लोग हैं वो लोग फार्मिंग के थ्रू क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका वैल्यू डिक्लाइन किया है, ड्रास्टिकली डिक्लाइन किया है, ठीक है। मीन वाइल सिटीज जो है वो बन चुके हैं सेंटर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, शहरों में लोग आते हैं काम करने के लिए, कितने लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं काम के लिए, ठीक है। जो इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है, अर्बन एरियाज में मौके हैं, इंडस्ट्रीज है, सेटअप क्या है, सब कुछ सर्विसेज है, जॉब्स है, तो यहाँ पे लोग आते हैं काम को एक्सपैंड करने के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो फार्मिंग की तो जो वैल्यू थी रूरल पीपल की वो थोड़ी सी ड्रास्टिकली डिक्लाइन की है, ठीक है। तो यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक कंपटीशन दिखाई, क्या ओवर देयर इम्पैक्ट हुआ है इसका, ठीक है। चेंजिंग लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, मेनी पीपल इन रूरल एरियाज नो लॉन्गर वर्क ओनली इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग गाँव में जो रहते हैं वो एग्रीकल्चर में अब काम नहीं करते हैं। Instead, they have started taking up non-farm jobs. वो लोग non-farm jobs लेना स्टार्ट कर दिए, लाइक वो ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करते हैं, बिजनेस के लिए में काम करते हैं, या इंडस्ट्रीज क्राफ्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो लोग अब नहीं काम करते, गांव के लोग हो गए भी, वो लोग अपना खुद का जॉब स्टार्ट कर लिया है, कोई ट्रांसपोर्ट में, किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई कुछ और क्राफ्ट इंडस्ट्री में, अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो गए। कुछ जो लोग हैं वहाँ के गाँव के वो डेली ट्रैवल करते हैं अर्बन एरिया में, काम के 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग करते हैं, रहते गांव में पर वहां से 2 घंटे की ट्रैवलिंग करेंगे, बस से आएंगे, ऑटो या जो भी वट एवर उनका गाड़ी या जो भी, या ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन से आके जॉब करेंगे, जॉब करके वापस से अपने विलेज में जाएंगे जो आउटस्कर्ट्स में एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है, चेंजिंग लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज। पहला है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, पहले बहुत डिपेंडेंसी थी, अब उतनी नहीं है डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे। लोग जो वहाँ के लोगों का जॉब प्रोफाइल है वो चेंज हो रहा है, तो लोग यहाँ आके जॉब्स कर रहे हैं, फार्मिंग उतना नहीं, पूरा फैमिली फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट लोग अलग अलग सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। रूरल एस्पिरेशंस एंड अर्बन इन्फ्लुएंस, जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो अब बहुत चेंजेस ला रही है वहाँ के लाइफस्टाइल में। अब देखिए ना, घर घर में फोन है, हर घर में इंटरनेट है, गांव के लोग ज्यादा यू नो टेक को यूज कर रहे हैं, अपने आप को उभर के सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। पीपल इन विलेजेस आर एक्सपोज टू अर्बन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग,
अब वहां पे कोई चीज बल्कि यहाँ पे कमी होगी, अगर गाँव वगैरह जाओगे वहां पे आज के दिन में उतनी कोई उतनी कमी नहीं है उनके रहने के तरीके में, उनके घर हमसे बेटर फैसिलिटी, हमसे बेटर सारे टेक्नोलॉजी उनके घर पे, ठीक है। विच क्रिएट्स न्यू डिजायर्स, बहुत घर में, आई एम नॉट सेइंग एवरी घर में, बट लोगों ने कर लिया इंप्रूवमेंट, ठीक है। विच क्रिएट्स न्यू डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस फॉर अर्बन स्टाइल कंजम्पशन। तो अब वो लोग को भी नॉलेज हो गई है, अवेयरनेस हो गई है कि अर्बन स्टाइल कंजम्पशन हम गाँव में भी कर सकते हैं। इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो रूरल एरियाज है दे आर बिकमिंग मोर क्लोजली इंटीग्रेटेड विद अर्बन मार्केट्स। जो गांव देहात का एरिया वो अर्बन एरिया से और इंटीग्रेटेड हो रहा है। बहुत सारे रूरल फैमिलीज हैं, दे वांट टू हैव अर्बन कन्वीनियंस। अब सब गैजेट्स चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कपड़े, अमेनिटीज, हर चीज, फ्रिज, टीवी, हर चीज उनको कैसे चाहिए, गांव अर्बन पीपल की तरह चाहिए। अर्बन माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन जो एक प्रोसेस है जहाँ पे लोग गांव से शहर आते हैं, ठीक है, मौके की तलाश में। कारण क्या है इसका, माइग्रेशन क्यों होता है, जॉब नहीं है गांव में, ठीक है। लॉस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, पास्ट में जो कम्युनिटी थी, रूरल कम्युनिटी थी, वो अपने कॉमन रिसोर्स में डिपेंडेंट थी, लाइक पॉन्ड, फॉरेस्ट, लैंड ग्रेजिंग में। तो ये रिसोर्स अब या तो खत्म हो गए, या तो एग्जॉस्ट हो गए, या प्राइवेटाइज हो गए हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है। इसकी वजह से जो लोग सर्वाइव करते हैं इन सब रिसोर्स में, अब उनको शहर आना पड़ रहा है काम के लिए, उनके पास ये सब रिसोर्सेज ही नहीं है यूज करने के लिए। तीसरा है सोशल रीजन, सिटीज ऑफर अनोनिमिटी। इसका मतलब है द एबिलिटी टू लिव विदाउट बीइंग जज्ड बाय पीपल हु नो योर बैकग्राउंड और कास्ट। जहाँ लोग पढ़े लिखे ज्यादा है तो लोग आपको उतना जज नहीं करते, नॉन जजमेंटल लिविंग आपको मिलेगी शहरों में। देखो उतना नहीं कि जिस गांव में जितनी मिलती है उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, अनोनिमिटी है। दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर सोशली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स। कुछ ग्रुप है जैसे बहुत जगह गांव में बेसी होता है छूत अछूत का कॉन्सेप्ट, या कास्ट का कॉन्सेप्ट, ये नीचे जात के हैं, ऊंचे जात के हैं, ये गांव में बेसी होता है एज कम्पेयर टू शहर। तो शहर में उनको अनोनिमिटी मिलेगी, वहां पे इनके कास्ट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को। लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो इनको गांव में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। The anonymity of the city also allows people from poor rural backgrounds to do low status jobs in the city without the shame they might feel in their villages. शहर की जो अनोनिमिटी इंसान को अलाउ करती है जो वहां से आए हैं, कि वो लो स्टेटस जॉब्स करे शहर में विदाउट द शेम। अगर वो छोटा मोटा काम भी करना चाहे ना तो कर सकते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बिना शर्म के कर सकते हैं। जो गाँव में उन्हें जो शर्म आती है वो काम करने में, यहाँ पे वो खुल के वो काम कर सकते हैं प्राउडली, क्योंकि यहाँ पे उन्हें कोई जज नहीं करेगा उस काम के लिए। नेक्स्ट है द रैपिड ग्रोथ इन सिटीज। सिटीज में बहुत अच्छी ग्रोथ है। इंडियाज बिगेस्ट सिटीज और मेट्रोपॉलिसीज आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। इंडिया का जो शहर है, मेट्रोपॉलिसीज है, बहुत अच्छे रेट में ग्रो कर रहा है। माइग्रेंट्स फ्रॉम बोथ रूरल एरियाज एंड स्मॉलर टाउन्स आर अट्रैक्टेड टू दीज लार्ज सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड अ हायर स्टैंड ऑफ लिविंग। इंडिया के जो बड़े बड़े शहर है बहुत अच्छे रेट में ग्रो कर रहे हैं, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो ये लोग क्यों आ रहे हैं भाग के, क्योंकि यहाँ पे अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा लिविंग हो सकता है काम करके। इंडिया में अभी 5161 शहर एंड टाउन है जहाँ पे 286 मिलियन पीपल रहते हैं, ये मार्क कर लो, मैंने हाईलाइट भी किया है। हाउ एवर मोर देन टू थर्ड जो हमारा पॉपुलेशन है वो 27 बड़े शहरों में रहता है, ईच विथ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन पीपल। जो हमारा मेजर दो तिहाई पॉपुलेशन है वो आपका 27 बड़े बड़े शहरों में रहता है, ठीक है। ये वाला पूरा पॉइंट आप देख लो, इसका भी चार्ट देख लो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है, इतना हमारे गांव का है, इतना अर्बन है, ठीक है, इतना परसेंट बढ़ा है यहाँ से, पूरा दिखाया गया यहाँ पे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है कि डिक्लाइन जा रहे हैं। एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 1/6 ऑफ जीडीपी था, ठीक है। यहाँ पे वो point, और बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं, वॉक करके भी काम करते थे, मतलब दे टू ट्रैवल टू अर्बन सिटी। मीडिया का मास मीडिया टेक्नोलॉजी का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों पे। अर्बन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी इंप्रूव हुई है। माइग्रेशन ट्रेंड हमने पढ़ा, गाँव से लोग यहाँ आ रहे हैं जॉब की तलाश में। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स अब नहीं है, लाइक पॉन्ड वगैरह नहीं है, उतना एक्सेस नहीं है उनके पास रिसोर्सेज का। अर्बन अनोनिमिटी आपको बचा सकती है फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। जो गरीब सेक्शन है, जो लोग छोटे काम कर रहे हैं शहरों में, अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा वो सब काम। अब इसका ट्रेंड बता रहे हैं, जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो दिखा रहे हैं। जो मेजर सिटीज है वो बहुत फटाफट ग्रो कर रही है और वो अट्रैक्ट कर रही है आपके गाँव के एंड स्मॉल टाउन माइग्रेंट्स को। 5161 टाउन एंड सिटी इन इंडिया, एंड इतना सिटी है, इतना मिलियन लोग रहते हैं, और इतना शहर में, अभी हमने पढ़ा पूरा चीज, पूरा हमने देखा अभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक वी विल हैव इज पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेट्स स्टडी दिस पार्ट। पॉपुलेशन, पहले इसका हम एक बार ये कर लेते हैं कंक्लूजन पार्ट, फिर स्टार्ट करेंगे।
शहरों में जितना रैपिड ग्रोथ हो रहा है इससे काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है, बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रास्ता, घर, पानी, सैनिटेशन इतना पेस नहीं रख पा रहे कि इतना अगर आप दबाव डाल दोगे शहरों पे, कहाँ से हम पेस रख पाएंगे। इसी के वजह से बहुत सारे इंडियन सिटीज जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज से। लाइक ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है, उतना घर नहीं मिल रहा है, बहुत गंदा सैनिटेशन है, एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम ओवर क्राउडेड हो गया हर चीज। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद जो मीडिया है वो ऑफन फोकस कर रहा है सिटीज पे, लोग आ रहे हैं, गिविंग इंडिया एन इमेज ऑफ बिंग मोर अर्बन देन रूरल। हमें एक अर्बन का बेसी इमेज अच्छा मिला हुआ है। पॉलिटिकल पावर में गांव देहात अभी भी एक डिसाइसिव इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, बिकॉज मैक्सिमम लोग वहां रहते हैं। मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं अभी भी। कंक्लूजन में आते हैं, द रूरल अर्बन डिफरेंसेस इन इंडिया हाईलाइट द कॉन्ट्रास्टिंग लाइफ जो लोग जीते हैं जहाँ पे इसके हिसाब से। अर्बनाइजेशन इज एक्सेलरेटिंग विथ मोर पीपल लिविंग, जो गांव छोड़ के आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जो शहर ऑफर कर रहा है उसके बिहाफ पे ये ट्रेंड बदल गया है। ये चेंज कर रहा है लाइवलीहुड को एंड एस्पिरेशंस को, बट साथ ही साथ वो चैलेंजेस भी ला रहा है, लाइक इनसफिशिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड लॉस ऑफ रूरल रिसोर्सेज, उतना रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, ठीक है। इससे एक बेनिफिट हो रहा है कि आपका रहने का तरीका बदल रहा है, आप शहर गांव से शहर आ रहे हो, पर एक प्रॉब्लम भी हो रहा है कि शहर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जा रहा है इस चीज का, तो इसका बेनिफिट है तो इसका नुकसान भी है। अब आते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी की तरफ, आखिरी टॉपिक है हमारा। पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब है सेट ऑफ एक्शंस और प्लान्स डिजाइन्ड बाय गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। कुछ पॉलिसी, नाम में जवाब है, पॉलिसी जो पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बनाता है। पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, स्पेशली इंडिया ऐसी कंट्री के जहाँ पे बहुत बड़े पॉपुलेशन है, इससे डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, रिसोर्सेज एंड पब्लिक वेलफेयर। इंडिया हैज हैड अ फॉर्मल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर ओवर 50 ईयर्स। 50 साल तक हमारे पास पूरा फॉर्मल पॉपुलेशन पॉलिसी रहा है, एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, ये हमारा वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में रहा है पूरे वर्ल्ड में जो ऑफिशियल पॉलिसी अनाउंस करता है। वे बैक इन 1952 उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है। हमारा फॉर्मल पॉपुलेशन पॉलिसी है 50 साल से है, ठीक है। एंड फर्स्ट कंट्री जिसने जिन्होंने अनाउंस किया था 1952 में, या मार्क कर लो, मान हमने पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च किया था 1952 में। इंडिया का नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में, ठीक है। ये हमारा पहला पॉलिसी था। इसमें इसमें था कि कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, मेन गोल था कि हमें ना जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर पाए। जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है बाय बर्थ कंट्रोल मेथड्स, तो ये था कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हम लोगों तक अवेयर कराएं उनको, एंड हम उसको कंट्रोल करें। दूसरा है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये प्रोग्राम का एम था कि हम ओवरऑल हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट में फोकस करें, अवेयरनेस बढ़ा के अबाउट हेल्थ इश्यूज एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी। इंडिया का जो पॉपुलेशन पॉलिसी उसके बहुत सारा माइलस्टोन अचीव किया है ओवर द इयर्स, जैसे कि अवेयरनेस बढ़ा है। ऑफ कोर्स अब लोग बहुत अवेयर है, अब लोग 6 6 7 7 बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। लोग अवेयरनेस है लोगों पे। पब्लिक का हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, डेथ रेट्स कम हुए हैं। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो एक औरत बर्थ देती है, हैज आल्सो डिक्रीज। 1990 में 3.8 चिल्ड्रन था पर वुमन, 2011 में 2.7 हुआ है। ये दिखा रहा है कि कम बच्चे बॉर्न हो रहे हैं पर वुमन। दैट शोज अ साइन ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन, ठीक है। इन सब के बावजूद भी हम अभी भी लार्ज पॉपुलेशन से सफर कर रहे हैं, एंड आपको पता है हम सेकंड लार्जेस्ट में आते हैं व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। अब आता है सेटबैक ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो क्या सेटबैक हो सकता है। जब हमारा इमरजेंसी पीरियड आया था विच वॉज इन 1975 टू 1976, गवर्नमेंट ने ट्राई किया था एक्सेलरेट करने का पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन कंट्रोल को कोअर्सिव मेजर्स यूज करके, स्पेशली मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। इसका मतलब कि व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, इसका मतलब मेडिकल प्रोसीजर जहां से जिससे लोग आप रोकोगे बच्चे करने से, जैसे कि वेसेक्टोमी लड़कों के लिए एंड ट्यूबिक्टोमी विमेन के लिए, मार्क करना, वेसेक्टोमी फॉर मेन एंड ट्यूबिक्टोमिक फॉर विमेन। गवर्नमेंट ने फोर्स किया था लोगों को, स्पेशली गरीबों को और जो पावरलेस, जिनमें इतना पावर नहीं है कि आप ये प्रोसीजर्स गो थ्रू करो। इससे पब्लिक बहुत चिल्लाया था, पब्लिक ने बहुत बैकलैश दिया था, पब्लिक पूरा अपोज करने पे आ गया था, ठीक है। 1975-76 की बात है ये, तो अभी नाम याद रख लेना। जब इमरजेंसी खत्म हुआ तो गवर्नमेंट ने अबैंडन किया कि ये सब मेथड्स नहीं होगा। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रीनेम किया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये नाम दिया गया, जिसका फोकस है वॉलंटरी मेजर्स पे। अगर आप खुद चाहो तो आप कर सकते हो वॉलंटरी मेजर्स पे एंड अवेयरनेस पे, मतलब आप खुद से कुछ मेजर्स लो। आप हम इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको ये डॉक्टर प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अवेयरनेस रादर देन फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। मतलब हम आपको अवेयर कर दें कि ये आप करवा सकते हो, लेकिन आप पे कोई फोर्स, कोई दबाव नहीं रहेगा उस चीज का। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी जो 2000 में लॉन्च हुई थी, इसका एम था कि वो हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव करे एंड पॉपुलेशन के इश्यूज को टैकल करे विदाउट कोवर्शन।
इट आउटलाइंड सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स फॉर इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग, इससे क्या हुआ था, रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिड्यूस हुआ था, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट कम हुआ था, प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड रिड्यूसिंग द स्कूल ड्रॉप आउट रेट, तीसरा इंक्रीजिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड प्रमोटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। सो एनपीपी से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया था, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपका कम हुआ था, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट आपका कम हुआ था, लड़कियां पढ़ रही है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम है, स्कूल छुड़वा देना, निकल जाना, वो सब कम हो रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो यूज कर रहे हैं, एंड ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था इसका। अब आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे 2017 पे। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नेशनल हेल्थ पॉलिसी। क्या इंट्रोड्यूस किया? नेशनल हेल्थ पॉलिसी, एड्रेस करने के लिए नए हेल्थ और डेमोग्राफिक चैलेंजेस को। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स इस पॉलिसी के हैं। पहला, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 1.5 से 2.5 ऑफ जीडीपी तक 2025 तक, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि इंक्रीजिंग गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो बढ़ जाएगा अभी के लेवल से लेके आपका, जो कि 1.15 है, आपका 2.5 से चला जाएगा ऑफ जीडीपी 2025 तक, ठीक है। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ टू 70 ईयर्स बाय 2025। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एट बर्थ टू 70 ईयर्स तक जाएगी बाय 2025। दिस इज ऑल्सो गुड साइन, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.5 बाय 2025। इसका मतलब रिप्लेसमेंट लेवल, आपको याद है हमने रिप्लेसमेंट लेवल पढ़ा था कि ये वाला जो जनरेशन है वो इस जनरेशन को रिप्लेस कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन वुड स्टेबलाइज, पॉपुलेशन एक अगर कम होगा तो एक बढ़ेगा, तो ये बैलेंस आउट कर देगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द अंडर 5 मोर्टालिटी रेट टू 23 पर 1000 लाइव बर्थ बाय 2025। तो यहाँ पे आप अंडर 5 मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस कर रहे हो टू 23 पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। कंट्रोलिंग डिजीज लाइक HIV एड को एंड टीबी को आप कंट्रोल कर रहे हो ट्रीटमेंट के थ्रू एंड और अदर स्ट्रेटजीज के थ्रू। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर, पानी की तरफ आपका सेफ एक्सेस है, सैनिटेशन की तरफ आपका सेफ एक्सेस है बाय 2020, ठीक है। ये गोल्स का मेन एम है आपका हेल्थ केयर इंप्रूव करने का एंड फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने का, ये आपका मेन इंप्रूव, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स याद कर लो आप। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, अभी से 1.5 से 2.5 तक। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना एट बर्थ टू 70 ईयर्स। तीसरा है TFI को कम करना, ठीक है। अब दो इंक्रीज है तो दो डिक्रीज है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेल्थ एक्सपेंडिचर, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना, कम करना फर्टिलिटी रेट को, कम करना आपका अंडर 5 मोर्टालिटी रेट को। तो दो कम किया, दो बढ़ाया, फिर कंट्रोल करना डिजीजेस को लाइक HIV एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, इंश्योर करना कि सबको पानी एंड बेसिक हाइजीन सैनिटेशन प्रोवाइड किया जा रहा है बाय 2020, ठीक है। दो इंक्रीज किया, दो डिक्रीज किया, एक हमने कंट्रोल किया, एक हमने रिड्यूस किया, ठीक है। और लास्ट में सॉरी, एक हमने कंट्रोल किया एंड एक हमने इंश्योर किया, ठीक है। अब आते चैलेंजेस। इंडिया का जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो दिखा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस लाइक बर्थ रेट कम करना या हेल्थ इंप्रूव करना डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। वाइल स्टेट आपको हेल्प कर सकता है, आपको पॉलिसी दे सकता है, सब समझा सकता है, लेकिन रियल चेंज तब होगा जब आप पढ़े लिखे होंगे, आप एम्पावर्ड रहेंगे और आप चेंज चाहोगे, तभी हो सकता है। एंड आप अवेयर हो कि आप क्या चॉइसेस ले रहे हो फैमिली प्लानिंग के लिए, आप एक अवेयरनेस के साथ आप चॉइसेस को फॉलो करोगे, ठीक है। इंडिया का जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो ओवर देयर बहुत इवॉल्व किया है, अग्रेसिव फैमिली प्लानिंग से टू अ ब्रॉडर मोर इंक्लूसिव अप्रोच। आपने बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच रखा है हेल्थ का, एजुकेशन का, वेलफेयर का। गवर्नमेंट काम कर रहा है टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टेबलाइज कर रहा है इस चीज को और इम्प्रूव कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपने सिटीजन्स के लिए। सस्टेनेबल पॉपुलेशन कंट्रोल रिक्वायर्स कंटिन्यूड एफर्ट्स, कि आप लगातार एफर्ट करो पढ़ाई में, हेल्थ केयर में, अवेयरनेस में, स्पेशली अमंग डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। सो इसका ये पूरा पार्ट है। लेट अस जस्ट सी दिस। अब आप चार्ट देख लो कि इंपॉर्टेंस क्या है पॉपुलेशन डायनामिक्स का। क्रूशियल है ऑफ कोर्स, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफिशियल जो लॉन्च हुआ था 1952 में लॉन्च हुआ था पॉलिसी। इसमें नेशनल फैमिली प्लानिंग एस्टैब्लिश की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को ग्रोथ रेट पैटर्न इन्फ्लुएंस करना, बर्थ कंट्रोल मेथड को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, अवेयरनेस इंक्रीज करना। हमने पढ़ा था अभी अभी क्या अचीवमेंट हुआ था कि हमारा प्रोग्रेस हुआ 50 साल में, काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ। सेटबैक क्या है? इमरजेंसी के टाइम पे बहुत हमने स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस को हावी किया था कि आपको ये करना पड़ेगा, तो ये बहुत बुरा चला गया था हमारे ऊपर, पब्लिक ने अपोज किया। फिर पोस्ट इमरजेंसी हमने बोला कि ये आपके ऊपर है, हम आपको सिखा दे रहे, बता दे रहे कि ऐसा ऐसा कर सकते हो आप अगर वॉलंटरी चाहो तो, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। और इसको हमने चेंज कर दिया इस नाम को
नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से। 2000 में अलग अलग गाइडलाइंस आए थे इसके, और 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी अभी हमने पढ़ा वहां पे, ठीक है। और ऐसे कुछ चार्ट्स वगैरह देख लो। अब आता है इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, ये पूरा हमारा आई थिंक मैंने समरी चार्ट बनाया होगा, ये देख लो आप। पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग है 91 से। एवरेज बच्चा पर वुमेन क्या है, 3.8 से लेकर 2.7 तक आ चुका है, और 2050 में है कि 1.2 से 1.6 बिलियन तक चला जाएगा। लार्ज कोहॉर्ट ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज विल कंटिन्यू टू फ्यूल पॉपुलेशन ग्रोथ। डिक्लाइन है ओवर द पास्ट 40 है जो सीडीआर है, और सीबीआर जो है डिक्लाइन बहुत स्टीपर है 90 से लेके, ठीक है। तो एक जस्ट एक रफली वो है, रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 1.6%। नेक्स्ट में अपन आते हैं इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है 1.5 से करना, और करेंगे हम लोग 2.5 तक, अभी हमने उधर पढ़ा। हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है हमें, ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करना है, एस्टैब्लिश करना है ट्रैकिंग बाय मेजर कैटेगरीज बाय 2022, ठीक है। HIV एड्स वगैरह को कम करना है, 90% नो HIV स्टेटस, 90% मतलब इसे कम करना है। ब्लाइंडनेस प्रेवलेंस 0.24% तक लेके जाना है पर 1000 बाय 2025। क्रॉनिक डिजीज मोर्टालिटी, प्रीमैच्योर मोर्टालिटी को रिड्यूस करना है, हमने ऊपर में वहां पे शॉर्ट में कर लिया था। कैंसर, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिजीज 25% तक कम करना, ये हमारा एम है। एंटेंशियल एंटीनेटल केयर कवरेज सस्टेन अबव 90% बाय 2025। कंट्रोल्ड डिजीज 80% ऑफ नोन हाइपरटेंसिव डायबिटिक इंडिविजुअल्स, इसको हमें कम करना है। ये अलग अलग चीजें जो मैंने उधर वहां पे बताई, यहाँ पे नंबर वाइज बताई गई है, दैट्स इट, इतना ही फर्क है इसमें। नीचे Q&A वगैरह है पूरा अच्छे से, इसमें मैंने आपके एनसीआर Q&A ऐड किया है, और इसके अलावा मैं आपको और भी Q&A दूंगी। विद दिस ये पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके चारों वीडियोस को अच्छे से देखो, और अगर आपको क्रैश कोर्स अवेल करना है सोशियोलॉजी CBSE 12 बोर्ड्स का, सो मैं नीचे अपना ईमेल आईडी दे दूंगी, आप उसमें मुझे लाइक मेल भेज सकते हो, मैं नंबर भी डाल दूंगी। एंड वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट में, BKS क्लासेस जो कि कैलकाटा बेस्ड है, ठीक है। एंड हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड आपको पूरा जो डिटेल्स है वो शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।